हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल डब्ल्यू डी नॉवल वर्ल्ड में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कहानी एक वॉरियर बेस्ड कहानी है और इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि सिद्धार्थ ने बचपन में अपने परिवार को खो दिया। अब उसे एक योद्धा बनके सच्चाई का पता लगाना है, लेकिन वो नहीं जानता कौन दोस्त है कौन दुश्मन। जानने के लिए पढ़ते रहिए सुपर सिद्धार्थ। और यह कहानी बिल्कुल नई कहानी है और यह कहानी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं खुद इस कहानी का ट्रांसलेटर हूं। और साथ ही अगर आप कहानी सुनने में अधिक मजा चाहते हैं तो आप स्पीड ड्यूरेशन 1.25 रखें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप सभी कृपया कहानी पढ़ते रहें और आनंद लें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। च6 गुरुकुल। गुरु अश्विन के गुरुकुल में रात बिताने के लिए सिद्धार्थ को एक कुटिया मिल गई थी। सुबह होते ही गुरुदेव के आदेशानुसार सिद्धार्थ गुरुकुल के बाहर मौजूद पीपल के पेड़ के नीचे उपस्थित हो गया था। उसने देखा कि वहां पर एक लड़का और लड़की पहले से मौजूद थे। वो उन दोनों के पास गया और उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों भी गुरु अश्विन से प्रशिक्षण पाना चाहते हो? हाँ, लड़के ने जवाब दिया। ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा खुश हो जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों के नाम क्या है? मेरा नाम है भानु, लड़के ने फट से सिद्धार्थ की बात का जवाब दिया। उसे देखकर ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो एक बहुत ऊर्जावान युवक है। और मैं धृति, उस लड़की ने अपनी मधुर आवाज में अपना नाम बताया। और सिद्धार्थ ने नमस्कार के मुद्रा में अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, और मैं सिद्धार्थ। जवाब में दोनों ने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए। ओहे, तो तुम सबका एक दूसरे से परिचय हो गया। पीछे से गुरु अश्विन की आवाज आई। तीनों ने मुड़कर गुरुदेव की ओर देखा और उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव ने सभी को आशीर्वाद दिया और पेड़ ने नीचे अपना आसन ग्रहण किया। उनके आसन ग्रहण करते ही तीनों छात्र भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। आपकी परीक्षा आज नहीं कल होगी, गुरुदेव ने घोषणा की। क्या? सभी चौंक गए। हाँ, आप सभी ने सही सुना। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन आप तीनों एक दूसरे को जान लें। आज आप तीनों साथ में भोजन करेंगे और एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं भानु से। चलो अपने बारे में कुछ बताओ। गुरु अश्विन ने कहा, मुझे दौड़ लगाने में बहुत आनंद आता है और खाली बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा लक्ष्य यह है कि मैं काशी का सबसे महान योद्धा बनूं। भानु ने पूरी ऊर्जा के साथ अपना परिचय दिया। चलो धृति, अब तुम बताओ। गुरुदेव ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है और मैं कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकती। मेरे जीवन का लक्ष्य यह है कि मैं अपने चक्रों की शक्ति का प्रयोग लोगों की मदद के लिए करूं। मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस ऊर्जा का प्रयोग केवल विध्वंस के लिए नहीं बल्कि सृजन के लिए भी हो सकता है। धृति ने अपना जवाब दिया। धृति की बातें सुनकर भानु बड़ा प्रभावित हुआ। अरे वाह, तुम्हारे विचार तो बहुत नेक है। हमेशा की तरह वो पूरी उत्साह के साथ बोला। सिद्धार्थ को दोनों की बातें बहुत बचकानी लगी थी। उनसे मन ही मन सोचा, ये बच्चे हैं अभी, इन्होंने असली दुनिया नहीं देखी है। जब देखेंगे तो शायद अभी इस परियों की दुनिया से बाहर निकले। इधर गुरुदेव भी धृति के जवाब से बहुत खुश हुए। मुझे तुम्हारे इस उत्तर से बहुत प्रसन्नता हुई धृति। मुझे आशा है कि तुम अपने सपने को अवश्य पूरा करोगी। गुरुदेव ने अपनी खुशी जाहिर की और फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, चलो सिद्धार्थ, अब तुम अपने बारे में बताओ। गुरुदेव का आदेश पाकर सिद्धार्थ बोला, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैंने ये दृढ़ निश्चय लिया है कि मैं गुरु अश्विन से ही अपनी शिक्षा प्राप्त करूंगा। मुझे शायद ही अपने जीवन में कुछ पसंद हो और शायद मुझे सारी चीजें ही नापसंद है। अगर मैं अपने लक्ष्य की बात करूं तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। जिन लोगों ने मुझे धोखा किया है, मैं उन सभी लोगों की हत्या करना चाहता हूं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं या नहीं, बस मुझे इतना शक्तिशाली बनना है कि मैं उन्हें मार सकूं। इतना कहते कहते सिद्धार्थ का गला रंध जाता है और वो रुआसा हो जाता है, पर किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू पाके उसने अपने आप को वापस पहले जैसा बना दिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर गुरुदेव बहुत चिंतित हो गए। ये तो अंधकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मन में सोचा, चलो तो इसी के साथ आज की पाठशाला यही समाप्त होती है। आप तीनों याद रखें कि आज का दिन तीनों को साथ में बिताना है और कल सुबह आपको बिना कुछ खाए पिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ उपस्थित होना है। उन्होंने घोषणा की। जो आज्ञा गुरुदेव। तीनों ने गुरु अश्विन की आज्ञा का पालन किया। सभा समाप्त हुई। रात का समय था। सिद्धार्थ ने तीनों के साथ पूरा दिन बिताया था और इस वजह से वो बहुत थक गया था। ज्यादातर बातें तो भानु और धृति ने ही की थी। सिद्धार्थ तो चुपचाप रहा था, पर लोगों के साथ इतना समय बिताना ही उसके लिए थकावट भरा था। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अपनी कुटिया से बाहर थोड़ा टहलने के लिए निकला। वो टहल ही रहा था कि उसे रास्ते में धृति खड़ी दिखी। वो सिद्धार्थ की ओर ही देख रही थी। सिद्धार्थ को उससे बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इसलिए वो उसके पास से निकाल रहा था कि तभी धृति ने उसे टोक दिया। सिद्धार्थ, सुनो। सिद्धार्थ मुड़ा, पर उसने कुछ कहा नहीं और धृति के बोलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर की शांति के बाद धृति बोली, सुबह के तुम्हारे उत्तर बड़े विचित्र थे सिद्धार्थ। क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम हमें नहीं बता रहे हो? तुम मेरे जीवन के बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा है धृति। सिद्धार्थ भावविहीन चेहरे के साथ बोला। सिद्धार्थ, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है और तुमने बहुत मुश्किल से उस तूफान को थामा हुआ है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी किसी से कुछ बात करनी है तो मैं और भानु हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम हमें अपने परिवार की तरह मान सकते हो। धृति सिद्धार्थ के मनोभावों को समझते हुए बोली। परिवार, इस शब्द का मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं रह गया है धृति, और बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरा परिवार बनने की कोशिश न करो। कहते हुए सिद्धार्थ ने फिर से अपने कदम बढ़ा दिए। धृति चुपचाप चांद की चांदनी में उसे खुद से दूर जाती हुई देखती रही। अगली सुबह हो जाती है। सिद्धार्थ, धृति और भानु उस पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले बिना खाए पिए पहुंच जाते हैं और गुरुदेव का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते 2 पहर बीत जाते हैं और धीरे धीरे तीसरा पहर भी खत्म होने चला था, लेकिन गुरुदेव नहीं आए।
भानु ऊपर कहता है, क्या गुरुदेव भूल चुके हैं कि आज हमारी परीक्षा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर हमारी परीक्षा का ही हिस्सा है, हमें गुरुदेव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। धृति सबको ढांढस बंधाते हुए बोली। धृति सही कह रही है, हमें रुकना चाहिए। सिद्धार्थ ने धृति का समर्थन किया। सभी लोग इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सांझ की बेला का आगमन हो ही रहा था कि तभी गुरु अश्विन वहां आए। तुम लोग तो सही समय में यहाँ उपस्थित हो गए थे, गुरु अश्विन प्रसन्नता के साथ बोले। परंतु गुरुदेव, आपने तो बड़ी देर लगा दी, हम लोग बहुत भूखे हैं, क्या हम लोग भोजन करने के बाद ये परीक्षा दे सकते हैं? भानु ने पूछा। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। तुम लोगों ने तो मेरी सारी आज्ञाओं का पालन किया है, बहुत अच्छे, परंतु तुम्हें ये पूरी परीक्षा खाली पेट ही देनी होगी। गुरुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया। पर हमें इस परीक्षा में करना क्या होगा? सिद्धार्थ ने पूछा। गुरुदेव ने अपने होंठ में घुंघरू के 2 झुमके लिए और कहा, तुम तीनों को मेरे हाथों से ये झुमके छीनने होंगे, जो ये काम कर लेगा वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। जी गुरुदेव, तीनों एक साथ बोले। सिद्धार्थ और धृति तुरंत जंगलों में घुस गए। वे गुरु अश्विन पर छुपकर हमला करना चाहते हैं, पर भानु वहीं रुक गया। तैयार हो जाइए गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ। भानु ने जोरदार घोषणा की। आ जाओ भानु, ये झुमके मुझसे छीन कर दिखाओ। गुरु अश्विन ने भानु की चुनौती स्वीकार की। भानु चिल्लाते हुए आया और गुरुदेव के कमर पर वार करने की कोशिश की, पर वे वहां से हट गए और भानु की गर्दन पर प्रहार किया और भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भानु दर्द से कराहता हुआ उठा तो उसने देखा कि गुरु अश्विन से एक झुमका पेड़ पर चढ़ते वक्त गिर गया है। वो खुशी खुशी उस पेड़ के पास जाने लगा, पर जैसे ही वो झुमके को उठाने वाला था, उसी समय उसके पैर पर एक फंदा लिपट गया और वो पेड़ पर उल्टा लटक गया। तभी गुरु अश्विन हंसते हुए पेड़ से नीचे उतरे और वो झुमका उठाते हुए कहा, एक योद्धा में छल के आर पार देखने की क्षमता होनी चाहिए, समझे पुत्र? भानु को ये बोलकर गुरु अश्विन हंस दिए। धृति जहां छुपने गई थी, वहां जाते ही उसे भोजन की खुशबू आने लगी। भोजन देखकर उसे रुका नहीं जा रहा था। जब तक ये दोनों वो झुमका लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कुछ खा लेती हूँ, पेट थोड़ा भरा रहेगा तो मैं संपूर्ण ऊर्जा के साथ लड़ पाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो खाने के पास जाने लगी, पर उसी समय जमीन धंस गई और वो एक विशाल गड्ढे में जा गिरी, जिससे निकालने का कोई चारा नहीं था। दोनों को विफल होता देख सिद्धार्थ थोड़ा चिढ़ गया। सिद्धार्थ की आंखें गुरुदेव के साथ थोड़े देर के लिए मिलती है, फिर वो बिना कुछ बोले उन पर हमला कर देता है। वो अपने पैर से गुरुदेव के सर पर हमला करता है, जिसे वो दोनों हाथों को आगे करके रोक देते हैं। उनके दोनों हाथ आगे करने की वजह से झुमके आगे की तरफ हो जाते हैं। मौके का फायदा देखकर सिद्धार्थ ने तुरंत अपना हाथ झुमके की ओर बढ़ाया। उसने बस झुमके को छू ही दिया था कि गुरुदेव ने अपने होंठ पीछे कर लिए। इस समय सिद्धार्थ का शरीर पूरा खुला था। इस मौका का फायदा उठाते हुए गुरुदेव ने सिद्धार्थ की गर्दन पर वार किया और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर में सिद्धार्थ की आंख खुली। उसने देखा कि उसके बगल में धृति एक पेड़ से बंधी थी और धृति के बगल में भानु बैठा हुआ था। धृति को छोड़कर दोनों के सामने खाना रखा हुआ था। गुरुदेव थोड़ा क्रोध में दिख रहे थे। बिल्कुल व्यर्थ, तुम तीनों में कोई तालमेल ही नहीं था। भानु, तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर हमला कर दिया। धृति, तुम तो अपने चंचल मन की वजह से लक्ष्य से ही भटक गई। और तुम सिद्धार्थ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे शक्तिशाली हो और बाकी सब तुमसे कमतर है? शायद इसीलिए तुमने भानु के साथ मुझ पर हमला करने का प्रयास भी नहीं किया। शायद अगर तुम तीनों साथ में मुझ पर हमला करते तो मैं हार भी सकता था। उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया। पर गुरुदेव, हम 3 हैं और झुमके तो 2 ही हैं, मतलब किसी एक का अनुत्तीर्ण होना तय था। धृति ने पूछा। मैंने 2 झुमके इसलिए रखे थे ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम अपने समूह को आगे रखते हो या अपनी खुद की जीत को। थोड़ी देर रुकने के बाद गुरुदेव फिर बोलते हैं, चलो मैं तुम लोगों को एक मौका और देता हूँ। तुम भोजन करके एक बार फिर से मुझसे युद्ध करो। अगर इस बार तुमने मुझसे ये झुमका ले लिया तो तुम तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। गुरुदेव की बात सुनकर तीनों के चेहरे खिल गए। सबके खिले हुए चेहरे देखकर गुरुदेव ने सबकी खुशी पर पानी फेरते हुए कहा, पर खाना केवल तुम में से 2 को मिलेगा। अगर किसी ने भी अपना खाना धृति को दिया तो वो तुरंत अनुत्तीर्ण हो जाएगा और फिर कभी मेरी प्रवेश परीक्षा में नहीं आ पाएगा। ऐसा कहकर गुरुदेव वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ और भानु दोनों बहुत डर गए थे। दोनों चुपचाप अपना भोजन करने लगे। थोड़ी देर में धृति के पेट से बहुत तेज आवाज निकली। उसे भूख लगी थी। वो दोनों को खाना खाते हुए देखकर रोने लगी। भानु से धृति की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपना भोजन धृति की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो, तुम मेरा भोजन ले लो, पर इससे तो तुम अनुत्तीर्ण हो जाओगे ना? धृति ने कहा। सिद्धार्थ से भी धृति की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने भी अपना भोजन धृति की ओर बढ़ाया और कहा, अभी गुरुदेव यहाँ नहीं है, उनके आने से पहले तुम खा लो। दोनों की बात सुनकर धृति भावुक हो गई। भानु ने उसकी रस्सियां काट दी और पेड़ के बंधन से आजाद होकर तीनों भोजन करने लगे। उसी समय गुरुदेव वहां पर आ गए। ये तुम तीनों क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि कहा तुम में से किसी 2 को ही खाना है। उन्होंने क्रोधित आवाज में पूछा। परंतु गुरुदेव, हम तो 3 हैं ही नहीं, हम तीनों एक हैं, हम एक समूह हैं, हम एक दल हैं। आप हमें 3 नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखिए। इस हिसाब से हमने आपकी किसी आज्ञा की अवहेलना नहीं की है। सिद्धार्थ ने अपना तर्क रखा। तो क्या तुम तीनों का यही कहना है? क्या तुम तीनों इसी बहाने के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? गुरुदेव ने बहुत क्रोध में पूछा। हाँ, तीनों ने एक स्वर में कहा। ठीक है, तुम तीनों पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। गुरुदेव ने कहा। क्या? तीनों अचंभित हो गए। हाँ, अगर तुम सभी केवल अपना भोजन कर लेते तो वहीं पर अनुत्तीर्ण हो जाते। मैं केवल यही देखना चाहता था कि तुमने अपनी गलतियों से सीख ली या नहीं, क्योंकि जो अपनी गलतियों से सीख लेता है वही महान बनता है, और तुम तीनों में महान बनने के सारे गुण मौजूद हैं। मैं तुम तीनों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव ने तीनों को संबोधित किया। ये सुनकर तीनों काफी प्रसन्न हुए।
अब से मेरे नए जीवन की शुरुआत है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। सिद्धार्थ यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसके आंखों में आज एक नई चमक थी, उसके अंदर आज एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। च7 गुरु अश्विन की सीख। राक्षस कुंडार के जंगलों के बीच जंगली जानवरों का मांस खाकर थोड़ी देर सुस्ताते हुए वही रुक जाता है। आंखें बंद करते ही उसे ख्याल आता है कि विक्रमादित्य ने जिस सिद्धार्थ को मारने के लिए उसे जगाया है, वो सिद्धार्थ बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न है। राक्षस को अपनी काली शक्तियों से ही अनुमान हो चुका है कि विक्रमादित्य अभी भी सिद्धार्थ के बारे में कम जानते हैं। उन्हें लगता है कि सिद्धार्थ एक द्विचक्रधारी योद्धा है, लेकिन राक्षस की काली शक्ति के अनुसार सिद्धार्थ अभी तक अपनी 5 चक्रों की ऊर्जा को जागृत कर चुका है। इसके साथ ही राक्षस ये भी जान चुका है कि सिद्धार्थ के पास एक बेहद खास भाला और रुद्राक्ष की माला है। जिस रुद्राक्ष की माला को अगर उसने हासिल कर लिया तो सिद्धार्थ की सारी शक्तियां राक्षस के अंदर समा सकती हैं। वो विभत्स राक्षस इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ खुद से कहता है, सिद्धार्थ को मारने से एक तो मैं दुगना शक्तिशाली हो जाऊंगा, साथ ही एक हटे कट्टे नौजवान को मारकर खाने से मेरा पेट भी तृप्त हो जाएगा। इसी सोच में डूबा हुआ राक्षस थोड़ी देर वही जंगलों के बीच सो जाता है। इधर गुरु अश्विनी अपने तीनों शिष्यों को सुबह सुबह गुरुकुल के प्रांगण में बुलाते हैं। उनकी आज्ञा अनुसार सिद्धार्थ, धृति और भानु तीनों सही समय पर सही स्थान पे पहुंच जाते हैं। गुरुदेव उनसे पूछते हैं, तुम सभी अपना शक्ति परिचय दो, तुमने कितने चक्रों की ऊर्जा को जागृत किया है? साथ ही मैं तुम सभी से ये भी जानना चाहता हूं कि इन चक्रों की ऊर्जा को जागृत करने का तात्पर्य क्या है। तीनों अपनी अपनी तरफ से कुछ उत्तर देते, उससे पहले ही गुरु अश्विन कहते हैं, इन चक्रों की ऊर्जा का सीधा संबंध ताकत से ज्यादा संतुलन से है। मानसिक रूप से असंतुलित मनुष्य इन चक्रों की ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता। गुरु अश्विन अपने शिष्यों से फिर पूछते हैं, यहाँ पर संतुलन का अर्थ क्या है? क्या तुम में से कोई बता सकता है? तीनों कुछ कहना चाहते हैं पर गुरु जी के समक्ष कहने में असमर्थ महसूस करते हैं और तीनों को कुछ देर तक चुप देख गुरु अश्विन स्वयं ही सवाल का जवाब तीनों के समक्ष रखते हैं। यहाँ संतुलन का अर्थ संयम से है। संयम जिससे ईर्ष्या, द्वेष, जलन जैसे नकारात्मक गुण बहुत दूर रहें। ये नकारात्मक गुण आपके चक्रों की ऊर्जा को खतरे में डाल सकते हैं। गुरु अश्विन बताते हैं कि अपने दिमाग को शांत रखकर आप अपने चक्र की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और इनसे मिली शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने शिष्य को इस तरह से व्याख्या देते हुए गुरु अश्विन कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने सातों चक्र को अपने शिष्यों के सामने जागृत करते हैं। चक्र जागृत होते ही गुरु अश्विन की आभा बदल जाती है, उनके चारों ओर बेहद खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी घूमने लगती है। सिद्धार्थ और उसके दोनों साथी मौन रहकर बड़े आश्चर्य से गुरु की ओर देख रहे थे। तभी अचानक मौसम थोड़ा बदलने लगता है, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ ही मिनटों में वर्षा होने वाली है। अचानक हुए इस वातावरण के परिवर्तन से गुरु भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और अपनी मौन अवस्था से बाहर आकर शिष्यों से कहते हैं, सिद्धार्थ, धृति और भानु, शायद मौसम अचानक बदल रहा है। मौसम के इस प्रकार अचानक परिवर्तन से मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है। इसलिए हम आज की शिक्षा यही खत्म करते हैं। कल सुबह तुम सभी आश्रम प्रांगण में इसी समय पर उपस्थित हो जाना, ताकि हम आगे की शिक्षा भी पूरी कर सकें। अभी के लिए तुम सब यहाँ से जा सकते हो। आश्रम के प्रांगण में खड़े तीनों शिष्य अपने गुरुदेव के हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर प्रणाम करते हैं। गुरुदेव पीछे मुड़कर वापस अपनी कुटिया की ओर जाने लगते हैं। सिद्धार्थ, धृति और भानु भी अपने कुटिया की तरफ जाते हैं। वातावरण में अभी भी अजीब सा माहौल छाया हुआ था। बेमौसम बरसात शुरू हो गई है, इसे देखते हुए तीनों जल्दी जल्दी अपनी कुटिया के अंदर चले जाते हैं। आश्रम में इन सभी को भोजन खुद बनाने का आदेश मिला हुआ था, क्योंकि यही गुरु अश्विन के आश्रम की परंपरा थी। यहाँ आने वाले शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने दैनिक कार्य खुद किया करते थे। अपनी अपनी कुटिया में वापस आने के बाद सिद्धार्थ, धृति और भानु एक साथ मिलकर भोजन बनाना शुरू करते हैं। भोजन बनाते हुए धृति सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ, हम तीनों को मिले हुए कई दिन हो चुके हैं। अक्सर मैं और भानु ही आपस में बात करते हैं। तुम हम दोनों के साथ होते हुए भी किसी दूसरी ही दुनिया में रहते हो। पता नहीं क्यों तुम इतने उदास दिखाई देते हो। थोड़ा मौन रहने के बाद धृति एक नजर सिद्धार्थ की ओर देखती है। सिद्धार्थ अभी भी चुपचाप अपने कामों में लगा हुआ था। सिद्धार्थ को मौन देखते हुए धृति फिर से कहती है, हम तीनों काफी समय से एक साथ हैं, अब हमारी मित्रता इतनी पक्की तो हो चुकी है कि तुम हमसे अपने मन की व्यथा कह सको। धृति सिद्धार्थ से और भी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले भानु बड़ी जल्दबाजी में उसकी बात काटते हुए कहता है, सिद्धार्थ, इतना मौन रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम अपनी मन की बात हमसे कह सकते हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे हर राज को हमेशा राज ही रखेंगे। धृति के बाद भानु को भी सवाल करता देख सिद्धार्थ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ। मुझे इधर उधर की बातें करना अच्छा नहीं लगता है। सिद्धार्थ कुछ पल मौन रहने के बाद फिर कहता है, तुम दोनों मेरी तरफ से परेशान होना छोड़ दो और अपने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाओ। यही तुम्हारे और मेरे, हम सबके भविष्य के लिए बेहतर होगा। बातों बातों में तीनों ने भोजन कब तैयार कर लिया किसी को पता नहीं चला। फिर तीनों ने एक साथ भोजन किया और भोजन करने के बाद तीनों सोने चले गए। धृति और भानु पूरे दिन के अभ्यास से बहुत ज्यादा थक चुके थे। इन दोनों को जल्दी नींद आने लगी। भानु तो इन तीनों में सबसे पहले सो गया। कुछ देर बाद धृति की भी आंख लग गई, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी जाग रहा था। दिन भर की इतनी थकान के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ कुटिया के अंदर लेटा हुआ कुटिया की खिड़की से लगातार चांद को देख रहा था। कुछ देर चांद को लगातार देखने के बाद वो खुद से कहता है, अक्सर जो चीजें बाहर से बेहद खूबसूरत नजर आती है, अंदर से बिल्कुल काली होती है और ये मैं अनुभव कर चुका हूँ। सिद्धार्थ आज भी अंबा के बदले हुए रूप पर यकीन नहीं पा रहा है।
हालांकि उसने सारी सच्चाई खुद अम्बा के मुंह से सुन ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिल का कोई एक कोना ये कहता है कि शायद अम्बा के साथ कुछ गलत हुआ है। अम्बा उसके और अपने रिश्ते को इस तरह से नहीं भुला सकती। अचानक अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए सिद्धार्थ खुद पर झल्लाते हुए कहता है, मुझे अम्बा की सच्चाई याद रखनी है। मुझे याद रखना है कि वो भी उन सभी धोखेबाजों के साथ मिली हुई थी। मुझे अपना बदला लेना है और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अभी भी बाहर लगातार बारिश हो रही है। इन बातों को सोचते हुए सिद्धार्थ की आंख कब लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। रात के चारों पहर भी बीत जाते हैं। धीरे धीरे अंधकार को चीरता हुआ सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ निखर कर सामने आता है। वातावरण पर भी प्रभाव पड़ने लगता है और ये बदला हुआ मौसम शांत होने लगता है। बारिश भी धीरे धीरे थम जाती है। सबसे पहले धृति की नींद खुलती है। नींद खुलते ही धृति सिद्धार्थ को ढूंढती हुई उसकी कुटिया के सामने खड़ी हो जाती है। कुटिया की खिड़की से सिद्धार्थ सोता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मन ही मन सोचती है, इस सिद्धार्थ में ऐसा क्या है? इसके इतने सख्त व्यवहार के बावजूद भी मैं इसके प्रति आकर्षित होती जा रही है, लेकिन क्यों? धृति सिद्धार्थ को लगातार देख रही थी, तभी सिद्धार्थ धीरे से करवट बदलता है। धृति को समझ आ जाता है कि सिद्धार्थ की भी नींद खुल गई है, तो वो जल्दी से अपनी कुटिया में वापस आ जाती है। अब भानु भी जाग चुका है। भानु बाहर आकर सिद्धार्थ और धृति को जोर से आवाज लगाकर कहता है, चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें आश्रम के प्रांगण में उपस्थित होना है। अगले ही पल तीनों आश्रम के प्रांगण में आ चुके हैं और गुरुदेव के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ घड़ी बाद गुरु अश्विन भी वहां आ जाते हैं। गुरु अश्विन को देखकर उनके तीनों शिष्य उन्हें गर्दन झुकाकर और नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। गुरुदेव उन तीनों को आशीर्वाद देते हैं और आज की शिक्षा शुरू करते हैं। गुरुदेव सबसे पहले सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ क्या तुमने अपने भाले का उपयोग किया है? क्या तुमने इसे सही तरीके से चला कर देखा है? सिद्धार्थ गुरु अश्विन की ओर देखकर सिर्फ नामे सिर हिला देता है। गुरुदेव सिद्धार्थ को समझाते हैं कि तुम्हारे पास जो भाला है वो कोई साधारण भला नहीं है। गुरु अश्विन सिद्धार्थ से कहते हैं, ये एक दिव्य अस्त्र के समान है जिससे किसी सप्त चक्रधारी पुरुष ने निर्मित किया था और इसके बाद ये भाला मेरे पास आया था। बाद में इस भाले को मैंने ही तुम्हारे पिता बिंबिसार महानामन को सौंप दिया था। गुरुदेव ऐसा कहते हुए थोड़ा दुखी हो जाते और दुखी अवस्था के साथ ही सिद्धार्थ से कहते हैं, बिंबिसार महामन इस भाले की खासियत से भलीभांति परिचित थे। वो जानते थे इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम अपने पिता के मुख से ये सारी बातें नहीं सुन पाए। पर अब ये सही वक्त आ चुका है कि तुम्हें इस भाले का उपयोग करना सीखना चाहिए। गुरु अश्विन की बातें सुनकर सिद्धार्थ भी दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए दृढ़ होकर खड़ा हो जाता है। तीनों शिष्य लगातार गुरु की ओर देख रहे थे और वो उनकी आज्ञा पर सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। दूसरे ही दृश्य में सिद्धार्थ हाथों में भाला पकड़कर एक पेड़ पर लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ भाला फेंकता है, लेकिन भाला लक्ष्य के बजाय दूसरी ओर चला जाता है। सिद्धार्थ इस बात से बेहद दुखी हो जाता है। बल्कि धृति और भानु को भी आश्चर्य होता है, क्योंकि सिद्धार्थ उन दोनों के अनुसार एक कुशल योद्धा है। अपने तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब सिद्धार्थ अपने लक्ष्य को नहीं साध पाता, तब गुरु अश्विन उससे कहते हैं, पुत्र सिद्धार्थ, लक्ष्य साधते समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। तुमने हाथों में भाला लेकर लक्ष्य की ओर मुंह तो जरूर कर रखा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बदला और हाल ही में हुई घटनाओं का चित्र चल रहा है, जिसने तुम्हारी ऊर्जा को एकत्रित करने के बजाय कई भागों में बांट दिया है, और यही बटी हुई ऊर्जा तुमसे गलतियां करवा रही है। गुरु अश्विन सिद्धार्थ को समझाते हैं, सिद्धार्थ, तुम जब भी कोई लक्ष्य साधने की कोशिश करो, पहले अपनी सारी ऊर्जा को एक साथ केंद्रित करो और उसके बाद ही लक्ष्य की ओर निशाना लगाओ। तभी लक्ष्य सही और सटीक रूप से साधा जाएगा। जब तक तुम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना नहीं सीख जाते, तब तक तुम लक्ष्य साधने में भी महारत नहीं हासिल कर पाओगे। गुरुदेव की बातें सुनकर सिद्धार्थ सब कुछ समझ जाता है। वो अब एक पंचचक्रधारी योद्धा बन चुका है। बस उसे अपनी पांचों ऊर्जाओं को एक ही केंद्र बिंदु पर केंद्रित करना होगा। उसके दिमाग में चल रहे अंतर चित्रों को उसे भूलना होगा, तभी वो सही तरीके से निशाना साध सकता है। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। कुछ देर के लिए मौन होकर अपनी सारी ऊर्जा को अपनी दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करता है। जैसे जैसे सिद्धार्थ के चक्र जागृत हो रहे थे, सिद्धार्थ की आभा भी लगातार बदलती जा रही थी। अब सिद्धार्थ के चारों ओर कई तरह की रोशनी घूम रही थी। सिद्धार्थ धीरे से आंखें खोलता है और लक्ष्य की ओर भाला फेंकता है। चंद घड़ी के लिए गुरु अश्विन और तीनों शिष्यों की सांसें रुक जाती है। फिर भाला अपने लक्ष्य पर साधा जाता है। तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सिद्धार्थ चैन की एक गहरी सांस लेता है। गुरु अश्विन सिद्धार्थ के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने अपने मन पर विजय पाली है, सारी ऊर्जाओं को केंद्रित करना सीख लिया है। यही लक्ष्य साधने का सबसे सही तरीका है। चंद घड़ी के लिए सिद्धार्थ की ओर गर्व से देखते हुए गुरु अश्विन फिर से कहते हैं, सिद्धार्थ, सही मायने में आज तुम इस भाले के सही हकदार साबित हुए हो। गुरु अश्विन सिद्धार्थ को तसल्ली देते हुए उसकी पीठ थपथपाते हैं। 8 राक्षस से सामना। एक तरफ गुरुदेव लक्ष्य साधने की खुशी में सिद्धार्थ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राक्षस सिद्धार्थ गुरुदेव और उसके दोनों साथियों के काफी करीब पहुंच चुका है। उसी समय अचानक मौसम फिर बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पिछले रात की तरह फिर से तेज बारिश होने वाली है। गुरु अश्विन को लगातार इस बदलते मौसम का कारण समझ नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें खतरे का एहसास हो चुका है। वो समझ चुके थे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा इन सभी के पास आ रही है। तीनों शिष्य भी बादलों और हवाओं पर गौर करने लगते हैं। धृति तो इस बार अंदर से थोड़ा सहम जाती है। उसे किसी अनजान खतरे का आभास हो जाता है। थोड़ी देर में जंगलों के बीच से एक बेहद खतरनाक गर्जना की आवाज सुनाई देती है।
ऐसा लगता है कोई बहुत ही खतरनाक जानवर तेज स्वर में चीख रहा हो। थोड़ी देर बाद जंगलों के बीच से किसी काली परछाई के बाहर आने की आवाज तीनों को सुनाई देती है। गुरु अश्विन भी उस प्राणी की ओर नजर गड़ाए हुए हैं, जो अभी तो एक काली परछाई की तरह दिख रहा है। धीरे धीरे वो इन सभी के समीप आता है और उसे करीब आता देख गुरु अश्विनी समझ जाते हैं कि ये तो राक्षस है। राक्षस जो पिछले कई सालों से सोया हुआ था। वो अपने शिष्यों से कहते हैं, ये राक्षस है। कई सालों तक सोने के बाद लगता है इसे किसी ने किसी खास मकसद से जगाया है। गुरु अश्विनी राक्षस की ओर देखते हुए कहते हैं, शिष्यों ये तुम्हारी कल्पना से ज्यादा खतरनाक है, तुम तीनों सावधान हो जाओ। धृति, भानु और सिद्धार्थ राक्षस के विभत्स स्वरूप को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। सिद्धार्थ की पकड़ भाले पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। राक्षस लगातार चलता हुआ इन तीनों के समीप आ रहा है। तभी गुरु अश्विन तेज आवाज में उस राक्षस को आगाह करते हुए कहते हैं, हे विभत्स राक्षस, यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हें किसने जगाया है? गुरु अश्विन कुछ देर रुकने के बाद फिर तेज आवाज में कहते हैं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है। राक्षस अब गुरु अश्विन और उनके तीनों शिष्यों के काफी करीब पहुंच चुका है। अब राक्षस वहीं पर रुक जाता है और गुरु अश्विन और उनके तीनों शिष्य की ओर देखकर दहाड़ मारकर बहुत तेज आवाज में हंसता है। देखने में राक्षस बहुत विभत्स नजर आ रहा है। उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं और उनमें अभी भी खून लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है उसने हाल ही में किसी का कच्चा मांस खाया है। उसके बाल बड़े हुए हैं और चेहरे पर दाढ़ी दिखाई दे रही है। कद काठी से राक्षस बहुत मजबूत दिखाई देता है। साथ ही उसका विभत्स चेहरा किसी को भी डरा सकता है। उसे देखकर तीनों शिष्य बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। गुरु अश्विन फिर राक्षस से कहते हैं, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मुझे तुमसे युद्ध करना होगा और तुम मेरी शक्तियों से भली भांति परिचित हो। राक्षस गुरु अश्विन की बातें सुनकर पहले दहाड़ मारकर हंसता है। उसकी हंसी बहुत भयानक है। धृति का तो जैसे दिल ही बैठा जा रहा है। राक्षस क्रोध में भरकर गुरु अश्विन से कहता है, अश्विन तुम्हारा और मेरा सामना पहले भी हो चुका है। तुम तो मेरी शक्तियों से भली भांति परिचित हो। मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे इन तीनों शिष्यों के साथ क्या कर सकता हूँ। भलाई यही होगी कि तुम इन तीनों को यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे लड़कर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मुझे तो बस भूख लगी है और मैं इन तीनों को खाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए राक्षस उन तीनों शिष्यों की ओर नजर घुमाता है। राक्षस अपनी काली शक्ति से सिद्धार्थ को पहचान जाता है। वो पहचान जाता है कि ये वही सिद्धार्थ है जिसे मारने के लिए विक्रमादित्य ने उसे जगाया है। गुरु अश्विन अपने तीनों शिष्यों के सामने आ जाते हैं। सिद्धार्थ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। गुरु उसे रोक देते हैं और कहते हैं, सिद्धार्थ अभी तुम्हारी शक्तियां इतनी मजबूत भी नहीं हुई है कि तुम इस विशालकाय खतरनाक दानव से लड़ सको। ऐसा कहते हुए गुरु अश्विन सिद्धार्थ को भी पीछे कर देते हैं। राक्षस अभी भी थोड़ी दूर खड़ा गुरु अश्विन को घूर रहा है। गुरु अपने शिष्यों को देखते हुए कहते हैं, कल रात को आने वाली तेज आंधी और बारिश इसी क्रूर राक्षस के आने का संकेत था। आज भी अचानक बदलते हुए मौसम इसी राक्षस के आगमन का संकेत दे रही थी, पर हम परिस्थिति को समझ नहीं पाए। अब बहुत देर हो चुकी है। गुरु अश्विन अपने शिष्यों की ओर देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, शिष्यों हमें इस राक्षस का सामना करना होगा। समझ लो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी बहुत जल्द समीप आ चुकी है। धृति, सिद्धार्थ और भानु अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन गुरु की नजरों ने उनमें हिम्मत जगाई है और वो तीनों गुरु की ओर देखते हुए पूरे उत्साह के साथ सर हिलाकर हामी भरते हैं। राक्षस तेज गर्जना के साथ अश्विन को आखिरी चेतावनी देता है। वो कहता है कि अश्विन तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना जो भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। गुरु अश्विन अपनी आंखें बंद कर अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं। उनकी आभा फिर से बदलने लगती है। उनके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी घूमने लगती है, लेकिन इस वक्त उनके चेहरे में शांति से ज्यादा क्रोध है और वो पास खड़े एक पेड़ को अपनी ऊर्जा से उखाड़कर राक्षस की ओर फेंकते हैं। राक्षस अपने हाथों से उस पेड़ को ऐसे हटा देता है मानो वो एक बड़ा पेड़ ना होकर कोई छोटा मामूली तिनका हो। ये देखकर सिद्धार्थ, धृति और भानु तीनों परेशान हो जाते हैं और अपनी तरफ से राक्षस से लड़ने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर राक्षस की ओर फेंकता है। राक्षस उसे भी बड़ी आसानी से हटा देता। भानु ये सब देखकर दौड़ता हुआ राक्षस के पीछे आ जाता है और अपनी तलवार निकालकर राक्षस पर पीछे से वार करता है। भानु की तलवार से राक्षस के कंधे पर थोड़ी सी चोट लगती है। राक्षस का खून बहने लगता है। तभी राक्षस क्रोध में भरकर पीछे पलटता है, लेकिन भानु तलवार से फिर उस पर वार करता है। इस बार राक्षस के कंधे पर हल्की सी चोट लगती है। राक्षस बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और भानु की तलवार को हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है। भानु चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर पाता। राक्षस भानु की तरफ बढ़ने लगता है। भानु लगातार पीछे की ओर बढ़ता जाता है। अब राक्षस और भानु का चेहरा एक दूसरे की ओर है। राक्षस अपने दाएं हाथ से एक काली ऊर्जा पुंज प्रकाशित करता है, जो सीधे भानु के दिल में जाकर लगती है और भानु वहीं पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद राक्षस उसके समीप आता है और उसे उठाकर गोल घुमाकर जमीन पर पटक देता है। राक्षस के इस तेज वार से भानु के प्राण तुरंत निकल जाते हैं। धृति और सिद्धार्थ तेज आवाज में भानु चिल्लाते हैं, लेकिन भानु की जान तो जा चुकी थी। धृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिद्धार्थ और अश्विन भी दुखी हो जाते हैं। राक्षस तेज गति से गुरु अश्विन, सिद्धार्थ और धृति की ओर दौड़ता है। उसे अपनी आते देख गुरु अश्विन अपनी आंखें बंद कर अपने दाएं हाथ से एक नारंगी रंग के ऊर्जा कुंज को प्रकाशित करते हैं और उसे राक्षस की ओर फेंकते हैं। उस ऊर्जा पुंज का प्रभाव जब राक्षस पर पड़ता है, वो थोड़ा पीछे की ओर हट जाता है। गुरु अश्विन की ताकत उसे पीछे धकेल देती है, लेकिन फिर वो राक्षस खुद को संभालता है। गुरु अश्विन का ये प्रहार उसे बहुत अपमानजनक लगता है और वो अपना सर हिलाता हुआ तेज आवाज में गर्जना करता हुआ गुरु अश्विन की तरफ इस तरह से दौड़ता है जैसे मानो कोई पागल सांड दौड़ता हुआ आ रहा है।
राक्षस सीधे आकर गुरु को बहुत ताकत के साथ धक्का देता है। वो राक्षस के अचानक इस प्रहार से जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनको गिरता देख सिद्धार्थ और धृति उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। तभी राक्षस बहुत तेज आवाज में दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से सिद्धार्थ और धृति हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। राक्षस गुरु अश्विन के समीप आता है और अपनी काली ऊर्जा से गुरु अश्विन के पैरों को बांध देता है। गुरु अश्विन उठने की कोशिश करते हैं लेकिन राक्षस के तेज प्रहार ने उन्हें कमजोर कर दिया है। राक्षस उनके समीप उनके गले पर वार करता है और उन्हें मार डालता है। राक्षस की काली ऊर्जा गुरु अश्विन के प्राण हर लेती है। राक्षस अश्विन की ओर देखता है और गर्व के साथ कहता है, तुम कितने मूर्ख हो अश्विन, मैं जितने सालों बाद जागता हूँ मेरी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है और तुम तो अब बूढ़े हो चुके थे। राक्षस गुरु अश्विन की ओर देखता हुआ एक बार फिर कहता है, चलो तुम्हारा और मेरा पिछला हिसाब भी पूरा हो गया। पिछली बार तुमने मुझे चोट पहुंचाया था। तुम्हारे ऊर्जा के सामने न टिक पाने के कारण मैं वहां से भाग गया था। पर इस बार मैंने अपने अपमान का बदला तुमसे ले लिया। तुमने व्यर्थ ही अपने शिष्यों की खातिर अपनी जान गंवा दी। गुरु अश्विन को देखता हुआ राक्षस जोर जोर से हंसता है। उसकी हंसी बहुत भयानक है। इधर सिद्धार्थ धृति को जगाने की कोशिश करता हुआ उसके चेहरे को अपने हाथों से हिलाता है, क्योंकि राक्षस के प्रहार से जमीन में गिरने के बाद धृति बेहोश हो गई थी। सिद्धार्थ की आवाज से धृति होश में आती है और उसकी ओर देखती है। सिद्धार्थ उसे उठाकर एक पेड़ के पीछे ले जाता है। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर राक्षस की ओर देखते हैं। दोनों देखते हैं कि गुरु अश्विन नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं और राक्षस उन्हें अपने पैरों से रौंद रहा है। धृति सिद्धार्थ से पूछती है, गुरुदेव को क्या हुआ सिद्धार्थ, वो इस तरह से जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं? सिद्धार्थ धृति की ओर देखता है और कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों वापस राक्षस की ओर देखने लगते हैं। तभी राक्षस इधर उधर नजर घुमाता है। उसे धृति और सिद्धार्थ कहीं नजर नहीं आते हैं। धृति को कंधे पर चोट लगी है, उसका खून बहने लगता है। सिद्धार्थ धृति के कंधे पर लगी चोट को देखता है और उसे वहीं पर रुकने को कहता है। सिद्धार्थ आगे बढ़ने लगता है। तभी राक्षस तेज आवाज में चिल्ला कर कहता है, सिद्धार्थ तुम कहाँ हो? छिप कर क्यों बैठे हो? सामने आओ, मुझसे युद्ध करो। ये दोनों बेचारे यूं ही मारे गए, मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। मुझे जगाया गया है ताकि मैं तुम्हें जान से मार सकूं। सिद्धार्थ ऐसा सुनते ही रुक जाता है लेकिन वो फिर हिम्मत कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी धृति उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। धृति सिद्धार्थ से कहती है, गुरु अश्विन और भानु ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अब अगर इस वक्त तुम भी राक्षस के समीप जाओगे वो तुम्हें भी मार डालेगा। हमें इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हम दोनों मिलकर भी उससे नहीं लड़ सकते। सिद्धार्थ उसकी बातों को अनसुनाकर फिर आगे बढ़ता है। धृति उसके सामने आकर उसे रोकते हुए फिर कहती, हमें पहले अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, तभी हम गुरु अश्विन और भानु की मौत का बदला इस राक्षस से ले पाएंगे। सिद्धार्थ को इस बार धृति की बात सही लगती है, क्योंकि वो भी राक्षस की शक्तियों को भांप चुका है। वो समझ चुका है कि जब उसके गुरु अश्विन उससे नहीं लड़ पाए तो वो अकेला उस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। सिद्धार्थ और धृति एक नजर भानु की ओर देखते हैं। दोनों उसे देखकर दुखी हो जाते हैं। धृति की आंखों से आंसू बहने लगता है। फिर वो दोनों गुरु अश्विन की ओर देखते हैं और उनके शव को प्रणाम करते हैं। सिद्धार्थ प्रणाम करते हुए कहता है, गुरुदेव आपसे वादा है हमारा, हम वापस आकर इस राक्षस से जरूर लड़ेंगे और आपके और भानु की मौत का बदला जरूर लेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। धृति भी हाथ जोड़कर गुरु अश्विन को प्रणाम करती है। फिर दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते भागने लगते हैं। राक्षस अभी भी गुस्से से पागल हुआ इधर उधर दोनों को ढूंढ रहा है। राक्षस से बहुत दूर आने के बाद धृति सिद्धार्थ से पूछती है, सिद्धार्थ अब हम कहाँ जाएंगे? सिद्धार्थ उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, काशी में अब हमारे लिए कुछ नहीं है, मैं अब मगध की ओर जाऊंगा। सिद्धार्थ धृति की ओर देखकर उससे कहता है, ये लड़ाई मेरी अकेले की है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, वरना ये राक्षस तुम्हें भी मार डालेगा। वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे अकेले ही उसका सामना करना चाहिए। तुम मेरे लिए अपने प्राण खतरे में मत डालो, तुम मुझसे दूर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। धृति अपने आंसू पूछते हुए उसकी ओर देखकर कहती है, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, क्योंकि उस राक्षस ने मेरे गुरु और मेरे मित्र को मारा है। मुझे भी उस राक्षस से बदला लेना है। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो आगे कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। सिद्धार्थ धृति की बात सुनकर एक बार उसकी ओर देखता है और दोनों एक साथ मगध की ओर बढ़ने लगते हैं। 9 सुनहरा नक्शा। सिद्धार्थ और धृति राक्षस से दूर भागते हुए जंगल के बीच काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। धृति सिद्धार्थ से पूछती है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए? सिद्धार्थ धृति से फिर कहता है, तुम जहाँ चाहो वहां जा सकती हो, बल्कि तुम्हारा मुझसे दूर जाना ही सही होगा, क्योंकि ये सारी परेशानियां मेरी वजह से ही आ रही है। धृति उसकी ओर ध्यान से देखती है और थोड़ा रुककर एक लंबी सांस लेकर कहती है, तुम फिर से शुरू हो गए सिद्धार्थ। क्या गुरु अश्विन मेरे गुरु नहीं थे? क्या भानु मेरा मित्र नहीं था? या फिर तुम इतने महान बन गए हो कि सारे परेशानियों को अकेले ही संभालना चाहते हो? अगर ऐसा है तो इसे गुरूर कहते हैं सिद्धार्थ, गुरूर। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे बहुत कमजोर समझते हो। गुस्से में भावुक होते हुए धृति के मन में जो आया उसने एक साथ सब बोल दिया और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। आंसू पोंछते हुए वो फिर सिद्धार्थ की ओर देखकर थोड़ी नाराजगी के साथ कहती है, तुम समझते क्यों नहीं हो, इन दोनों की मौत का बदला लेना मेरा भी लक्ष्य है, और अब तक की सारी कहानी से मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि राक्षस का तीसरा निशाना तुम हो, और शायद मैं भी बन सकती हूँ। ऐसा कहते हुए धृति दूसरी ओर देखने लगती है और थोड़ा ठहर कर फिर कहती है, इसके साथ ही मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि राक्षस का निशाना गुरु अश्विन और भानु नहीं थे। राक्षस तुम्हें मारने यहाँ आया था, वो दोनों तो बस तुम्हें बचाते हुए मारे गए, और शायद तुम यही सोच रहे हो कि कहीं राक्षस तुम तक पहुंचे उससे पहले वो मुझे
कहते कहते धृति रुक जाती है और एक टक सिद्धार्थ को घूरने लगती है। सिद्धार्थ धृति की ओर देखता है और एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहता है, तुम ठीक समझ रही हो धृति, छोटी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। पर तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। गुरु अश्विन और भानु की मौत का बदला मेरा भी लक्ष्य है। उस राक्षस को मारकर मैं अपने मित्र और अपने गुरु के प्राणों का बदला भी जरूर लूंगा। धृति इस बार उसकी तरफ नहीं देखती और बस उसके साथ आगे चलती जाती है। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उससे कहता है, मुझ पर भरोसा करो धृति, तुम यहाँ से चली जाओ। ये जगह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है और ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझता, लेकिन तुम जरा सोचो, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी व्यथा समझती क्यों नहीं? धृति इस बार सिद्धार्थ की आंखों में देखकर कहती है, तुम्हारी व्यथा सिद्धार्थ, तुम्हें पता है मेरे पीछे इस दुनिया में मुझे याद कर रोने वाला कोई नहीं है। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। गुरु अश्विन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। गुरु के आश्रम प्रांगण में ही मेरी मुलाकात भानु से हुई थी। बचपन से हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। हम दोनों मात्र 10 बरस के थे, तब से एक दूसरे के साथ हैं। वो मेरा बहुत अच्छा मित्र बन चुका था, इसलिए उस राक्षस से बदला लेना अब मेरे जीवन का भी लक्ष्य बन चुका है। अगर तुम्हारे साथ नहीं तो ठीक है, मैं अकेले ही भिड़ जाऊंगी उस राक्षस से। धृति अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बड़े अफसोस के साथ दर्द भरी आवाज में फिर कहती है, मेरे लिए गुरु अश्विन गुरु के साथ साथ पिता समान भी थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। मैंने अपने मित्र को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते देखा है। शायद वो दुष्ट राक्षस उन दोनों के शव को खा चुका होगा। धृति एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहती है, हम इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। हाँ, ये सब सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सिद्धार्थ धृति को समझाते हुए कहता है, देखो धृति, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ कुछ और बोल पाए, धृति उसकी तरफ हाथ दिखाते हुए उसे रोक देती और फिर कहती है, ऐसी परिस्थिति में अगर मैं पीछे मुड़कर भाग गई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम मुझ पर उपकार करो, मुझसे बार बार वापस जाने के लिए मत कहो। अब तुम्हारा और मेरा लक्ष्य एक है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है हम दोनों एक ही पथ पर चलकर लक्ष्य को प्राप्त करें या फिर अलग अलग। अभी तक धृति सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर उससे अपनी बात कह रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसकी आंखों में नहीं देख पाती है और अपना चेहरा में दूसरी तरफ से घुमा लेती है। तभी सिद्धार्थ उसे फिर से समझाते हुए कहता है, मेरे पथ पर केवल दो तकलीफ और शायद मौत हो। मैंने तुम्हारे साथ भानु जितना समय तो नहीं बिताया, लेकिन जितना भी बिताया उससे ये तो पूर्णतः सत्य है कि मुझ भी तुम्हारी परवाह है। एक बार तुम अपने आप को मेरे जगह पर खड़े होकर देखो, क्या तुम अपने किसी साथी को मौत के मुंह में जानबूझकर धकेल दोगी? थोड़ी देर दोनों शांत खड़े रहते हैं। फिर सिद्धार्थ के विपरीत दूसरी ओर देखते हुए धृति सिद्धार्थ से कुछ इस अंदाज में कहती है जैसे सिद्धार्थ की नसीहतें सुन सुन वो थक चुकी है। देखो, हम अब इस बात पर कोई बहस नहीं करेंगे। हम दोनों एक साथ जा रहे हैं, तुम बस इतना बताओ कि हमें आगे कहाँ जाना है। धृति को इस अंदाज में सवाल करता सुन सिद्धार्थ को हल्की सी हंसी आ जाती है और अपना सर हिलाता है, ये सोचते हुए कि धृति से जीत पाना शायद असंभव है। वो मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं तो मगध जाऊंगा, तुम बताओ। सिद्धार्थ के होठों पर मुस्कुराहट देख धृति हल्की मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तो मैं भी वहीं जाऊंगी, लेकिन याद रखना अगर मेरी रक्षा न कर सके भूत बनकर तुम्हें डराने आऊंगी। अब सिद्धार्थ के मुख पर असली हंसी आती है और वो धृति का हाथ पकड़ के कहता है, ऐसी नौबत नहीं आएगी। बस दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए मगध की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत दूर जाने के बाद धृति की रफ्तार सिद्धार्थ से धीमी होने लगती है। सिद्धार्थ उससे आगे बढ़ जाता है। अब धृति से एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। वो पीछे से सिद्धार्थ को आवाज लगाते हुए कहती है, रुको सिद्धार्थ, रुको। उसकी आवाज सुन सिद्धार्थ पीछे मुड़ता है और 2 कदम आगे बढ़कर धृति के करीब पहुंच जाता है। धृति उससे कहती है, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या हम थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर सकते हैं? सिद्धार्थ खुद भी बहुत थक चुका था, इसलिए वो धृति की बात मान जाता है और गहरी सांस भरते हुए हाँ में सर हिला देता है। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। धृति पेड़ पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर बैठ जाती है। तभी धृति उससे पूछती है, सिद्धार्थ मुझे एक बात बताओ। सिद्धार्थ सांस भरते हुए कहता है, पूछो। धृति उसकी देखकर पूछती है, हम आखिरकार मगध क्यों जा रहे हैं? मगध में ऐसा क्या खास है? सिद्धार्थ उसकी ओर देखे बिना आसमान की ओर देखकर कहता है, मगध में मेरे पिता के कातिल का पता है। मगध ही वो मंजिल है जहां पहुंचकर मैं अपने पिता बिंबिसार महामन की मौत के पीछे की वजह पता लगा सकता हूं। सिद्धार्थ इतना कहकर खामोश हो जाता है और ऊपर बादलों को नजर गड़ाकर देखता रहता है। धृति भी आंखें खोलकर सिद्धार्थ को देख रही थी। तभी अचानक सिद्धार्थ धृति की ओर देखता है और उससे कहता है, मैं तो अपने चक्रों की ऊर्जा को जागृत करने के लिए काशी आया था। मैं शायद अपने पिता की मौत को भूल चुका था, लेकिन काशी में हुई उस दुर्घटना ने मुझे वो दर्दनाक रात फिर से याद दिला दी और गुरु अश्विन ने मुझे मेरे बचपन का लक्ष्य याद दिला दिया। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ अपने पिता के भाले को बड़े ध्यान से देख रहा था और वो भाले को अपने सिर से लगा लेता है। इसके बाद चुपचाप सिद्धार्थ उसी पेड़ पर एककर आंखें बंद कर टिक जाता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद धृति सिद्धार्थ से पूछती है, गुरुदेव ने तुम्हें क्या बताया था सिद्धार्थ? क्या हुआ था तुम्हारे पिता के साथ? मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। सिद्धार्थ एक नजर धृति की ओर देखता हुआ कहता है,
आज तक यही मानते आया था कि मेरे पिता और गांव पर हुआ अचानक था, लेकिन गुरु अश्विन के ने मुझे बताया कि पिताजी गांव कौशल लौटने से पहले मगध गए थे और उन्हें वहां पर आने वाले संकट के बारे में अवश्य जानकारी मिली थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले मेरे पिता सचेत हो पाते, सब खत्म हो गया। धृति ध्यान से सिद्धार्थ की बात सुन रही थी। सिद्धार्थ आगे बताता है कि गुरु अश्विन ने बताया कि किसी अनजान शख्स ने पिताजी को पहले ही आगाह कर दिया था कि उनकी जान खतरे में है, और कौशल जाने के बाद ऐसा ही हुआ। न सिर्फ मेरे पिता को बल्कि मेरे पूरे परिवार को और पूरे गांव को मार दिया गया। सिद्धार्थ की आवाज में बहुत दर्द था। धृति इस दर्द को महसूस करते हुए उसकी ओर देखती है। सिद्धार्थ और धृति चंद पलों के लिए एक दूसरे की ओर देखते हैं। सिद्धार्थ फिर कहते हैं, वो दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सकता, इसलिए मेरे पिता की मौत का बदला लेना और हथियारों को ढूंढना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ उठकर खड़ा हो जाता है और धृति की ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, चलो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मगध पहुंचते तक हम सुरक्षित नहीं है। राक्षस हमें ढूंढ रहा होगा। सिद्धार्थ खड़े होकर धृति की तरफ हाथ बढ़ता है, लेकिन धृति किसी सोच में डूबी हुई थी। सिद्धार्थ उससे पूछता है, अब क्या हुआ, क्या सोचने लगी? इस पर धृति सिद्धार्थ की तरफ एकटक देखते हुए कहती है, सिद्धार्थ बुरा मत मानना, लेकिन हमारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। भले तुम अपने 5 चक्र सक्रिय कर चुके हो, लेकिन फिर भी तुम एक महान योद्धा नहीं बने हो। चलो माना तुम अपने पिता से जुड़े रहस्यों का पता लगा लोगे, लेकिन उसके आगे क्या? बिना प्रशिक्षित हुए तुम किसी से युद्ध कैसे कर पाओगे? सिद्धार्थ उसकी तरफ देख मुस्कुराता है, कहता है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी माँ एक बात कहा करती थी, बेटा एक बार अपने लक्ष्य की तरफ सच्चे मन से चल पड़ोगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। बस इसी आशा से हम मगध जा रहे हैं और अब तो तुम भी मेरे साथ हो। ये सुनकर धृति मुस्कुरा देती है और सिद्धार्थ के हाथों में अपना हाथ देती है। सिद्धार्थ उसे खींचकर उठा लेता है। इसके बाद दोनों एक साथ आगे चलने लगते हैं। उसी समय सिद्धार्थ का भाला अचानक उसके हाथों से छूट जाता है। भाला उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। सिद्धार्थ भाले की ओर झुककर उसे उठाने की कोशिश करता है, तो उसे एक सुनहरा पत्र दिखाई देता है। उस पत्र में एक नक्शा बना हुआ था और नक्शे के पीछे कुछ लिखा हुआ भी है। सिद्धार्थ इस पत्र को उठाता है, नक्शे को बड़े गौर से देखता है। नक्शे के नीचे मगध लिखा हुआ था और नक्शे की बाएं और नीचे बिंबिसार महामन लिखा हुआ था। इस नाम को पढ़ते ही सिद्धार्थ की आंखें तो जैसे आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं और वो इधर उधर पलटकर नक्शे को बड़े गौर से देखने लगता है। उसे इस तरह से बेचैन देख धृति उससे पूछती, ये नक्शा कहाँ का है और इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर तुम इतना परेशान हो रहे हो? धृति की आवाज सुनकर भी सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता और बस बड़े आश्चर्य से उस नक्शे को देखता रहता है। अब धृति भी परेशान होने लगती और धीरे से सिद्धार्थ के हाथों से वो नक्शा खींच लेती है। धृति थोड़ी देर नक्शे को ध्यान से देखेती है और फिर धीमी आवाज में बिंबिसार महामन कहते सिद्धार्थ की ओर देखती है। ये कौन है सिद्धार्थ? ये तो मगध का नक्शा है, इसमें इनका नाम क्यों लिखा हुआ है? क्या तुम इन्हें जानते हो? उसकी बात सुन सिद्धार्थ के कदम जैसे रुक जाते हैं। वो उसके हाथ से नक्शा वापस लेते हुए कहता है, बिंबिसार महामन मेरे पिता का नाम है। सिद्धार्थ नक्शे को भाले के अंदर छिपा देता है और धृति की ओर देखकर कहता है, हमें मगध जाना होगा, मगध जाकर ही इन सवालों का जवाब पाया जा सकता है। उसको इतनी गंभीरता से अपनी बात कहते हुए देख धृति कुछ नहीं कहती, सिर्फ हाँ में सर हिला देते हैं और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। 10 मगध आगमन। सिद्धार्थ और धृति अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर मगध की ओर चल रहे हैं। वो दोनों इस तरह एक साथ यात्रा करते हुए एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझने लगे थे। वो एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। इस चिलचिलाती सफेद धूप में सिद्धार्थ तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। धृति इस लंबी यात्रा के बाद पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वो भी सिद्धार्थ से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों इतनी तेज गति से चल रहे थे कि काशी से मगध पहुंचने में शायद उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। अपनी तेज रफ्तार से चलते हुए वो दोनों मगध की सीमा के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इतने करीब की दूर से उन्हें मगध का भव्य राजमहल दिखाई दे रहा है। लेकिन धृति अब पूरी तरह से थक चुकी थी। एक कदम भी बढ़ाना उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। इस थकान के बावजूद भी वो सिद्धार्थ का साथ देने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसकी हिम्मत ने उसका साथ देना बंद कर दिया था। धृति पीछे से सिद्धार्थ को आवाज लगाने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता और अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। इसके बावजूद भी वो 2 से 4 कदम चलने की अपनी नाकामयाब कोशिश के कारण जमीन पर गिर पड़ती है। अचानक किसी के गिरने की आवाज से सिद्धार्थ चौक पर पीछे पलटता है और धृति को देखकर दौड़ता हुआ उसकी तरफ वापस आता है। सिद्धार्थ धृति के गालों को अपने हाथ से थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करता है। उसे बार बार आवाज लगाता, लेकिन धृति थकान और कमजोरी के कारण बेहोश हो चुकी थी। तभी सिद्धार्थ की नजर पास ही मौजूद कुएं की ओर जाती है और वो दौड़कर कुएं की तरफ जाकर कुएं से पानी निकलता है। फिर दौड़ता हुआ वापस आकर पानी की कुछ बूंदें धृति के चेहरे पर मारता है। 1-2 बार ऐसा करने से धृति होश में आने लगती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। सिद्धार्थ उससे पूछता है, अब तुम ठीक हो? धृति सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। फिर सिद्धार्थ उसे सहारा देकर पास में खड़े एक बड़े से पेड़ के नीचे ले जाता है और दोनों उस पेड़ पर टिककर आराम करने लगते हैं। सिद्धार्थ धृति को पीने के लिए पानी देता और उससे थोड़ी नाराजगी के साथ कहता है, अगर तुम थक चुकी थी तो तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। देखो तुमने खुद को परेशानी में डाल दिया ना। धृति कुछ नहीं कहती, केवल टिककर पेड़ पर आराम करने लगती है। उसे देखकर सिद्धार्थ भी अपनी आंखें बंद कर पेड़ के तने पर टिककर आराम करने लगता है। फिर चंद घड़ी बाद धृति सिद्धार्थ से कहती है, मुझे माफ करना सिद्धार्थ, मेरी वजह से तुम्हारी रफ्तार में रुकावट आ गई। तुम तो हवा से भी तेज गति से मगध पहुंचना चाहते हो और इस रुकावट पर मुझे बहुत अफसोस है। धृति फिर कहती है,
पर मैं वाकई थक चुकी हूँ। क्या हम थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं? सिद्धार्थ उसे देखकर हाँ में सर हिलाता है और पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे सहमति भी देता है। इसके बाद दोनों कुछ देर वहीं बैठे बैठे दूर से मगध की शोभा को निहारते हैं। थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद धृति सिद्धार्थ से कहती है, मगध के सामने काशी तो कुछ भी नहीं है। मगध का राजमहल कितना भव्य है, जब इतनी दूर से ये महल और ये नगर इतने खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो जब हम करीब पहुंच जाएंगे तो ये कितना भव्य दिखता होगा। फिर उसे बात सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछती है, क्या तुम इससे पहले कभी मगध आए थे? मैं तो पहली बार आई हूँ। सिद्धार्थ भी उसकी बातों को सुनता हुआ मगध के भव्य राजमहल और भव्य शहर को निहार रहा था। सिद्धार्थ धृति की ओर देखकर कहता है, नहीं, शायद बचपन में कभी पिताजी के साथ आया होगा, पर मुझे याद तो नहीं कि मैं इससे पहले कभी मगध आया हूँ। दोनों कुछ देर चुपचाप ये सारा नजारा देख रहे थे। दोनों को इस तरह आराम करने का मौका भी मिल रहा था। उसके बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ता है, धृति भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगती है। अब सिद्धार्थ और धृति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मगध राज्य की सीमा तक पहुंच जाते हैं। वहां बहुत से सैनिक पहरेदारी कर रहे थे। मगध के अंदर राजा के भव्य महल के अलावा जितने भी महल या मकान थे वो अपने आप में मगध की भव्यता की कहानी बयां कर रही है। चौड़ी सड़कें, हर तरफ भव्य इमारत और पहरा देते हुए सिपाही, इसलिए मगध के अंदर प्रवेश करना धृति और सिद्धार्थ के लिए बहुत मुश्किल था। सिद्धार्थ समझ चुका था कि नगर में प्रवेश करने के लिए उन्हें मगध के पहरेदारों के सवालों के जवाब देने होंगे। सिद्धार्थ धृति से कहता है, हम एक दूसरे की सही पहचान पहरेदार को नहीं बता सकते, बल्कि जब तक हम यहाँ हैं हमें अपनी पहचान छिपानी होगी, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। और ऐसा कहते हैं सिद्धार्थ अपना चेहरा एक नकाब से ढक लेते हैं। उसे ऐसा करते देख धृति भी नकाब से अपना चेहरा ढक लेती है। मगध का ये भव्य साम्राज्य धृति को एक विशाल समुद्र की तरह दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो और सिद्धार्थ इस बड़े समुद्र में एक बूंद के बराबर है। सिद्धार्थ और धृति महल के अंदर और इस भव्य राज्य के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही दूर खड़ा एक व्यक्ति तेजी से सिद्धार्थ और धृति की ओर आगे बढ़ता है और आगे आकर सिद्धार्थ से कहता है, क्या तुम भी कल होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए आए हो? सिद्धार्थ चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। वो आदमी फिर से पूछता है, कल यहाँ शक्ति परिषद की भव्य प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें हजारों शक्तिशाली युवक और युवतियां हिस्सा लेकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे। सिद्धार्थ और धृति के कुछ ना कहने के बावजूद भी वो अपरिचित आदमी बस अपनी कहानी बताता ही जाता है। मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है पूरे ब्रह्म देश में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक है। इसीलिए मगध को इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया है और मगध में ही ये प्रतियोगिता हर 3 साल में होती है। वो अनजान व्यक्ति आगे बताता है, मेरी भी इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने की इच्छा है, पर पता नहीं मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश तो जरूर करके ही रहूंगा। ऐसा कहते हुए वो सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम क्या कहते हो मित्र? सिद्धार्थ उस अनजान व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं कहता और अपने बाजू में खड़ी धृति की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। धृति भी उसे देखकर मुस्कुराती है। धृति समझ जाती है कि सिद्धार्थ के इंतजार की घड़ी भी अब खत्म होने वाली है। वो भी इसी प्रतियोगिता का कई सालों से इंतजार कर रहा था। धृति जानती थी कि सिद्धार्थ एक महान योद्धा है और इस प्रतियोगिता के जरिए खुद को आधिकारिक तौर पर साबित करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर आगे 3 साल तक ये प्रतियोगिता नहीं होगी। इसलिए ये सिद्धार्थ के लिए आखिरी अवसर है। वो आदमी जो अभी इन्हें सारी कहानी सुना रहा था, वो इनकी मुस्कुराहटों का मतलब ही नहीं समझ पाता और अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ भ्रमित होकर वहां से आगे बढ़ जाता है। सिद्धार्थ और धृति भी मगध के द्वार में जाने से थोड़ी दूर पहले ही रुक जाते हैं। सिद्धार्थ कुछ सोचता है, फिर धृति से कहता है, हम कल प्रतियोगिता के बहाने से इस राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। उससे पहले हमें आज की रात यही बाहर बितानी होगी। धृति सिद्धार्थ की बात का समर्थन करती है और कहती है कि हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। थोड़ी देर में अंधेरा होने लगता है। बादलों में खूबसूरत सा चांद दिखाई दे रहा था। चांद के साथ साथ तारों से ढका बादल बेहद खूबसूरत दिख रहा था। सिद्धार्थ और धृति इतने ज्यादा थक चुके थे कि दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बस आसमान को देख रहे थे। धृति को हल्की सी नींद आने लगी थी और आती भी क्यों नहीं, उन दोनों ने आज बहुत लंबा सफर तय किया था, बल्कि उस राक्षस के कारण वो और भी ज्यादा थक चुके थे। धृति की आंखें बंद हो रही थी, तभी सिद्धार्थ कहता है, क्या तुम भी कल उस प्रतियोगिता में भाग लोगी? धृति अपनी आंखें खोलती है और सिद्धार्थ से कहती है, नहीं, क्योंकि मैं इस प्रतियोगिता के लिए खुद को अनुकूल नहीं समझती हूँ। फिर धृति सिद्धार्थ से पूछती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे और जीत जाओगे? सिद्धार्थ धृति से कहता है, मुझे नहीं मालूम धृति, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है कि मेरी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो चुकी है, पर हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धृति और सिद्धार्थ बादलों को निहारते हुए आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक धृति को उस नक्शे की याद आती है। तभी धृति सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ जरा मुझे नक्शा दिखाना, हमने अभी तक उस नक्शे को गौर से नहीं देखा है। ये नक्शा मगध का तो है, पर मगध में किस स्थान का है ये तो हमने देखा ही नहीं। सिद्धार्थ अपने भाले के अंदर से उस नक्शे को निकालता है और धृति के हाथों में रख देता है। धृति गौर से उस नक्शे को देखती है और सिद्धार्थ से कहती है, ये तो मगध के शाही राजमहल का नक्शा है। इसमें इस राजमहल के अंदर जाने की कई गुप्त मार्गों की जानकारी दी गई है। सिद्धार्थ धृति के हाथों से नक्शा वापस लेकर भाले के अंदर रखता है और उससे कहता है, मुझे अभी भी ये एक रहस्य की तरह लग रहा है। तुम ही सोचो ना धृति, कैसे ये नक्शा अचानक मेरे सामने आ गया और इस नक्शे के अंदर मगध राजमहल का गुप्त चित्र बना हुआ है। फिर इस नक्शे के नीचे मेरे पिता बिंबिसार महामन का नाम क्यों लिखा हुआ है? क्या मेरे पिता मगध राजमहल के अंदर कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे थे?
या वो मगध राजमहल से किसी को बाहर निकालना चाहते थे? उन्होंने क्यों मगध राजमहल का गुप्त नक्शा बनवाया था? क्या इसी गुप्त नक्शे के कारण मेरे पिता की मौत हो गई? ये सभी सवाल मुझे पागल कर रहे हैं। इनके बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ झल्ला उठता है और अपना सर पकड़कर थोड़ी तेज आवाज में कहता है, ऐसा सोचते सोचते मैं शायद पागल हो जाऊंगा। धृति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश करती है और कहती है, सिद्धार्थ, इस तरह से अपना संयम खोना सही नहीं होगा। हम एक बार कल उस प्रतियोगिता को जीत ले, उसके बाद हम मगध के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। फिर हम दोनों मिलकर इन सभी राज पर से पर्दा उठा लेंगे और अपना बदला भी जरूर पूरा करेंगे। तुम थोड़ा संयम रखो, अगर तुम अभी से अपना संयम खो दोगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और ये हम दोनों के लिए सही नहीं है। सिद्धार्थ धृति की बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और उससे कहता है, चलो अब हम दोनों को सो जाना चाहिए, हमारी नींद पूरी होगी तभी हम कल सुबह उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे। धृति तुरंत आंखें बंद कर सो जाती है। सिद्धार्थ उससे थोड़ी दूर एक पेड़ पर टिककर सो जाता है। दोनों जल्द ही गहरी नींद में चले जाते हैं। रात के चारों पहर बीत जाते हैं। सुबह की रोशनी सिद्धार्थ और धृति के चेहरे पर हल्की हल्की पड़ रही है। सिद्धार्थ की आंखें खुलती है, वो अपनी आंखों को मचलता हुआ धृति की ओर देखता है। धृति सो रही थी। सिद्धार्थ ने अब से पहले कभी धृति के चेहरे को इतने गौर से नहीं देखा था। धृति भी अंबा की तरह बहुत खूबसूरत थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। वो सोते समय बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे के निखार को और बढ़ा रहा था। सिद्धार्थ धृति को ध्यान से देख रहा था। तभी वो थोड़ा हिलती है और सिद्धार्थ तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है। अब धृति भी नींद से जाग चुकी है। वो उठकर अपनी आंखें मचलती और सिद्धार्थ को ढूंढती है। सिद्धार्थ थोड़ी दूर खड़ा मगध के राजभवन को देख रहा था। इतने में धृति उठकर उसके पास आती है और कहती है, अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। हमें प्रतियोगिता के लिए जाना होगा, तभी हम इस राजभवन के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। सिद्धार्थ धृति को देखकर सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर सिद्धार्थ और धृति मगध में प्रवेश करने वाले हैं और उधर मुंडार में अंबा के पिता भी उसे मगध जाने के लिए तैयार होने को कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो राक्षस भी बेचैन होकर जंगल में इधर उधर धृति और सिद्धार्थ की तलाश कर रहा है। उसकी भूख और संयम अब उसका साथ छोड़ रही है। वो राक्षस सिद्धार्थ के लिए इतना बेचैन हो चुका है कि वह कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी ओर कुंडार में अंबा के प्रस्थान की सारी तैयारियां की जा रही है। अंबा मगध की ओर जाने वाली है। अंबा का शाही रथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें विक्रमादित्य और अंबा सवार होकर मगध के लिए निकलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सुपर सिद्धार्थ ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।